हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल बिहार एकेडमी पे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो ये सेशन होगी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की सेशन में सर हम लोग इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले, जो आपकी बिहार पैरा मेडिकल 2023 के एग्ज़ाम में सर डायरेक्ट पूछ दिए जाएंगे। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाली है, तो एक बार जल्दी से आप लोग कन्फर्मेशन दे दीजिए क्या मेरी वॉइस आप तक परफेक्ट तरह से पहुँच पा रही है, सभी चीज़ें क्लियर हैं। जल्दी से टाइप यस कर दें आप लोग। जी हाँ, चलिए, क्या बात है सर, अच्छी बात है, सभी चीज़ें क्लियर है। इसी के साथ मैं प्रश्नों की ओर मूव करूंगा। तो प्रश्नों की ओर मूव करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो एंड पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश या बिहार एकेडमी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी जुड़ जाइए सर। क्योंकि वहाँ पे सर डेली क्लास का PDF नोट्स, VVI क्वेश्चंस, इन्फॉर्मेशन, नोटिस, हर एक चीज़ वहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेट मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ सर हम लोग प्रश्नों की ओर मूव करेंगे। और पहला प्रश्न स्क्रीन पे, I saw him filling a big tree dash and X। जो ये स्पेस है यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फिल होगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि आई सॉ हिम फिलिंग अ बिग ट्री डैश एंड एक्स, क्या इसकी जगह पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा। ठीक है, तो आप सभी को पता हो कि एक्स यानी इंस्ट्रूमेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होता है, जल्दी से कमेंट में बता दो। विथ होगा, टू होगा, फ्रॉम होगा या ऑफ होगा, किसका कहाँ यूज़ होता है। तो आप सभी को पता है कि विथ का यूज़ इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है। किसके साथ होता है? इंस्ट्रूमेंट के साथ। किसका यूज़ होता है? इंस्ट्रूमेंट एंड टूल्स के साथ विथ का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन क्या फिल होगा? आई शॉ हिम फिलिंग अ बिग ट्री विथ एन एक्स। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर है। ठीक है, मुझे इसमें सेंटेंस की हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, और इतना आप लोग समझते हो, प्रिपरेशन वाले बच्चे हो, कोई पहले तो ग्रामर पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है ना, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए ईजी है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मदर वॉज एनेक्सियस डैश द सेफ्टी ऑफ हर सन। मदर एनेक्सियस थी अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो डैश की जगह है, यहाँ पे एनेक्सियस के बाद कौन सा प्रीपोजिशन, कौन सा एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फिल होगा? एट होगा, अबाउट होगा, फॉर होगा या अपॉन होगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि एनेक्सियस यानी एनेक्सियस के साथ एनेक्सियस के साथ अबाउट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसका सेंस किसके अर्थ में होता है? वॉरी के अर्थ में, मतलब चिंता के रूप में। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस में तो देख ही रहे हो कि एक मदर क्या कर रही है? चिंता कर रही है अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अबाउट होगा। क्या होगा? अबाउट प्रीपोजिशन जो होगा वो एप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अबाउट, क्या हो जाएगा? अबाउट। ठीक है, द मदर वॉज एनेक्सियस अबाउट द सेफ्टी ऑफ हर सन। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? द फोर ब्रदर्स, फिर से क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। द फोर ब्रदर्स आर ऑलवेज क्वारलिंग डैश देमसेल्फ, यानी चार भाई जो हमेशा क्या करते हैं? क्वारलिंग मतलब क्या होता है? झगड़ा करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ किसके बीच में झगड़ा करते हैं? तो आपस में झगड़ा करते हैं। ठीक है, तो क्या बिटवीन होगा? कौन सा एप्रोप्रिएट, आपसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन भरिए। ठीक है, तो बिटवीन का यूज़ होगा, फॉर का होगा, एमोंग का होगा या विद इन का होगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि बिटवीन का यूज़ कब करते हैं? जब दो आदमी की बात होती है। यहाँ तो दो से अधिक है, तो किसका होगा? एमोंग का प्रयोग होगा। किसका होगा? एमोंग का प्रयोग होगा। किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा? एमोंग का। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? द फोर ब्रदर्स आर ऑलवेज क्वारलिंग अमॉन्ग देमसेल्फ। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? विद इन अ मोमेंट ही बर्स्ट डैश टीयर्स। क्या बोल रहा है? विद इन अ मोमेंट ही बर्स्ट डैश टीयर्स। डैश की जगह पे क्या होगा? कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? इन होगा, आउट इन होगा, ऑफ इनटू होगा या इनटू होगा। जल्दी से बता दीजिए कि
बस्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, इनटू का। ठीक है, तो क्या होगा, इनटू होगा। ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, क्या होगा, ही बर्स्ट इनटू टीयर्स। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ, ठीक है। और ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस लिए गए हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। और प्रीपोजिशन समझाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व करो और अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन को ढूंढो कि किसके साथ क्या कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्टडी माइंड ट्रायम्फ डैश डिफ़िकल्टीज़, अ स्टडी माइंड ट्रायम्फ डैश डिफ़िकल्टीज़। ट्रायम्फ्स के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, क्या इन का किया जाता है, ओवर का किया जाता है, एट का किया जाता है या विथ का किया जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो कि ट्रायम्फ के साथ यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, तो किसका होगा, ओवर का होगा। किसका प्रयोग होगा, ओवर का होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, आई वॉज इनवाइड डैश हीज ब्रदर, आई वॉज इनवाइड डैश हीज ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ इनवाइड के साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा यही पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आप लोग फिल करो, तो क्या होगा, विथ का प्रयोग होगा। किसका होगा, किस प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, विथ का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, विथ का प्रयोग हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, पहले ये देखना है कि सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि इनवाइड के साथ विथ का भी प्रयोग होता है और एट प्रीपोजिशन भी लगता है कहीं कहीं, ठीक है। अगर हम इनवाइड के साथ एट डालते हैं तो इसका ये क्या इंडिकेट करेगा, समथिंग को, मतलब किसी चीज़ को इंडिकेट करेगा, ठीक है, समथिंग को। और अगर विथ का, इनवाइड के साथ विथ का प्रयोग करते हैं मतलब ये किसको इंडिकेट करेगा, एक पर्सन को इंडिकेट करेगा। किसको करेगा, एक पर्सन को इंडिकेट करेगा। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है, पहले ये देखना है। इस सेंटेंस का जब तक मीनिंग नहीं पता चलेगा तब तक हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन डाला जाए, ठीक है। तो मैं आई वॉज इनवॉइड विथ हिज ब्रदर, मतलब मैं नाराज़ था उसके भाई से, ठीक है। तो यहाँ एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, मतलब इसके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, विथ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, यू विल बी क्यूरेड डैश हिज डिजीज एट अर्लीस्ट, इस डैश की जगह पे क्या अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। तो पहले जैसा कि मैंने बोला कि पहले सेंटेंस देखो कि क्या होता है, ठीक है, सेंटेंस क्या बोल रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि डिजीज़ दिया है, तो डिजीज़ के साथ और क्यूरिड भी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्यूरिड का मतलब सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो क्यूरिड ऑफ डिजीज़ होगा, क्या होगा, क्यूरिड ऑफ डिजीज़, क्यूरिड ऑफ डिजीज़, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या बन गया, यू विल बी क्यूरिड फॉर दिस डिजीज़ एट द अर्लीस्ट, मतलब क्या हो गया, आप जल्द से जल्द बीमारी से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो क्यूरिड के साथ क्या लगा, कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ हुआ, ऑफ, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, आई एम डिसगस्टेड डैश देयर हैबिट्स, मतलब क्या बोल रहा है कि आई एम डिसगस्टेड डैश देयर हैबिट। आपको पता है डिसगस्टेड का मतलब क्या होता है, तो क्या बोल रहा है, आई एम डिसगस्टेड डैश देयर हैबिट्स, मतलब डिस्कस्टेड के साथ क्या प्रयोग किया जाएगा इस सेंटेंस में, ठीक है। डिस्कस्टेड का मतलब क्या होता है, निराशा या घृणित, ठीक है। तो क्या होगा, क्या एट होगा, आई एम डिस्कस्टेड एट देयर हैबिट, या फिर ऑफ, या फिर फ्रॉम, या फिर विथ। जल्दी बता दो कि क्या होगा यहाँ पे प्रीपोजिशन, कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, डिस्कस्टेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो आपको बता दो कि डिस्कस्टेड के साथ एट भी यूज़ किया जाता है और विथ भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, अपने अपने सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। एट भी यूज़ किया जाता है और विथ भी यूज़ किया जाता है, बट ये अपने अपने सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं। अगर डिस्कस्टेड के साथ विथ का यूज़ करते हैं, किसका, विथ का प्रयोग करते हैं,
तो उस समय वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, एक थिंग को इंडिकेट करता है, मतलब एक चीज़ को इंडिकेट करता है, ठीक है। लेकिन अगर डिस्गस्टेड के साथ एट का यूज़ करते हैं तो वो क्या चीज़ का प्रयोग करता है, वो एक पर्सन को इंडिकेट करने लगता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में तो लग नहीं रहा है कि आई एम डिस्गस्टेड, मैं उस पर्सन से तो घृणित नहीं हूँ या फिर निराश नहीं हूँ। यहाँ पे क्या है, उसके हैबिट, उसकी आदतों से क्या हूँ, मैं निराश हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होना चाहिए, यहाँ पे पर्सन है नहीं, पर्सन लग नहीं रहा है कि सेंटेंस में पर्सन का जिक्र किया जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे विथ होगा। कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, विथ का यूज़ होगा, ठीक है, कि मैं उसकी आदतों से निराश हूँ, ठीक है। या फिर मैं ये भी हो सकता है कि मैं निराश हूँ उसकी आदतों से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, विथ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट एग्रीड टू पे कंपेंसेशन डैश डैमेज्ड क्रॉप्स लैंड एंड कैटल। मतलब क्या गवर्नमेंट एग्री किया है कि वो कंपनसेशन पे करेगा जो डैमेज क्रॉप्स डैमेज हुए हैं, लैंड डैमेज हुआ है या फिर कैटल्स की हानि हुई है, उसका क्या करेगा, गवर्नमेंट पेड करेगा, क्या कंपनसेशन पेड करेगा, ठीक है। तो उसी कंपनसेशन के साथ कौन से प्रीपोजिशन को फिल किया जाए ताकि ये सेंटेंस जो है वो आपका करेक्ट हो जाए, ठीक है ना, करेक्ट हो जाए। जल्दी से बता दीजिए कि किस प्रीपोजिशन को कंपनसेशन के साथ डालेंगे कि आपका जो सेंटेंस है वो एप्रोप्रिएट हो जाए, सही हो जाए, ठीक है। तो किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लॉस की बात हो रही है। क्या कर रहा है, कंपनसेशन क्यों पेड कर रहा है गवर्नमेंट, क्योंकि लॉस हुआ है, ठीक है, क्रॉप, लैंड और कैटल का लॉस हुआ है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे कंपनसेशन के साथ, फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। किस चीज़ के लिए कर रहा है, तो जो डैमेज हुए उसके लिए कर रहा है, तो यहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, फॉर का यूज़ होगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, दैट रूल इज एप्लीकेबल डैश एवरीवन। मतलब क्या बोल रहा है कि यह रूल एप्लीकेबल है सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कौन से प्रीपोजिशन को यूज़ करेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल फिट होगा इस जगह पे, इस सेंटेंस में, क्या विथ होगा या फिर टू होगा या फॉर होगा या ऑन होगा। जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में कि किस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो किस प्रीपोजिशन का यहाँ यूज़ करेंगे, एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल के साथ टू का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। एप्लीकेबल के बाद किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, टू का करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, ठीक है, टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो मैं प्रीपोजिशन समझा नहीं रही हूँ, क्वेश्चन के क्या कर रही हूँ, रिवीजन करवा रही हूँ, क्वेश्चन को करवा रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सारे क्वेश्चंस को आप देख लो, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, किसके साथ क्या यूज़ होता है, कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है। आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, सविता डिसाइडेड टू सेट डैश सम टाइम एवरी डे फॉर प्रेयर, ठीक है। क्या कर रही है सविता, सविता क्या कर रही है, कुछ बचा कर रख, हर दिन से कुछ टाइम को है जो बचा कर रखती है, किसके लिए, प्रेयर के लिए, ठीक है। तो सेट के साथ यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया जाएगा, क्या सेट अप या फिर सेट असाइड या फिर सेट इन या फिर सेट ऑन। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। तो सेट के साथ यहाँ पे असाइड प्रीपोजिशन यूज़ किया जाएगा, ठीक है, तब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा कि सविता ने डिसाइड किया है कि वो कुछ समय बचा कर रखेगी, किस चीज़ के लिए, प्रेयर्स के लिए, ठीक है ना, प्रेयर के लिए। प्रेयर तो आप लोग समझते हो ना, प्रार्थना के लिए। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोथ द ब्रदर्स आर इक्वली हैंडसम बट द एल्डर डैश द टू इज़ मोर इंटेलिजेंट। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है ये देख लीजिए। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे बिटवीन दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है, तो हम बिटवीन डाल सकते हैं क्योंकि मैंने तो बोला था कि दो के साथ हम क्या करते हैं, बिटवीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे बिटवीन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर बिटवीन जो लोग लिखे हो वो बिल्कुल गलत हो, यहाँ पे बिटवीन प्रीपोजिशन सुटेबल है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सुटेबल कौन सा प्रीपोजिशन है, तो ऑफ है। कौन सा प्रीपोजिशन है, ऑफ, ठीक है, क्योंकि एल्डर के बाद बिटवीन का यूज़ नहीं होगा, एल्डर के बाद बिटवीन का यूज़ नहीं होगा, किसका होगा, ऑफ का, किसका होगा, ऑफ का,
ठीक है ना। बट द एल्डर ऑफ द टू इज़ मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, ये होगा, ना कि बट द एल्डर बिटवीन द टू इज़ मोर इंटेलिजेंट। यहाँ पे एक तरह से कंपेरिजन किया जा रहा है, ये देख लो, जो सेकंड वाला लाइन है वो क्या कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बिटवीन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही इज़ विलिंग टू मेक अ कंसेशन डैश द डिमांड्स ऑफ हिज एम्प्लॉइज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंसेशन के साथ कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, तो आप सभी को पता होगा कि कंसेशन के बाद जो प्रीपोजिशन का यूज़ होता है वो क्या है, वो टू है, क्या है, वो टू है, ठीक है, क्या है, वो टू है, ठीक है। तो मेक अ कंसेशन टू द डिमांड ऑफ हिज एम्प्लॉइज, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, टू होगा, टू प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। अब जाके ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, अगर सेंटेंस का मीनिंग देखो तो फुलफिल कर रहा है ये सेंटेंस, देखो तो अप्रोप्रिएट करेक्ट है। क्या हो रहा है, ही इज़ विलिंग टू मेक अ कंसेशन टू द डिमांड्स ऑफ हिज एम्प्लॉइज, मतलब क्या बोल रहा है, वह अपने कर्मचारियों के मांगों के लिए रियायत, ठीक है, क्या कर रहा है, रियायत देने को तैयार है, ठीक है। यानी बॉस क्या कर रहा है, अपने कर्मचारी के मांगों को थोड़ा ढील दे रहा है और उसके लिए तैयार है कि उसका एम्प्लॉय जो है कुछ भी मांग कर सकता है कि वेतन बढ़ाओ या फिर कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है, कंसेशन के साथ क्या होगा, रियायत के साथ क्या, टू प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इतना मैं नहीं समझाऊंगी, ठीक है ना, मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगी और आपको प्रीपोजिशन फिल करना है, तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाओ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कोल्ड क्लाइमेट इज कंड्यूसिव डैश वर्किंग कंडीशन फॉर मैन, ठीक है। क्या बोल रहा है, कोल्ड क्लाइमेट इज कंड्यूसिव डैश वर्किंग कंडीशन फॉर मैन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, फॉर, ऑन, टू, एट, बता दो जल्दी से, ये कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। कंड्यूसिव मतलब ये दूसरा वर्ड किसका, सिचुएशन हो गया, क्या हो गया, सिचुएशंस। अब कंड्यूसिव से नहीं समझ रहे होगे तो सिचुएशन से तो समझ ही जाओगे, सिचुएशन जानते ही हो, ठीक है ना। तो सिचुएशन के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, टू का। किस प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, टू का, ठीक है, यानी टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, टू, सिचुएशन टू, वर्किंग कंडीशन फॉर मैन, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ही वॉज वेक्स्ड डैश द बिलेटेड रिप्लाई फ्रॉम हिज सन, ठीक है। तो यहाँ पे वैक्स के साथ किसका प्रयोग होगा, तो आप सभी को पता है कि वैक्स के साथ एट का प्रयोग भी होता है और विथ का प्रयोग भी होता है, दोनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि किस जगह कौन सा प्रीपोजिशन डाला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देख लो, ही वॉज वैक्स्ड डैश द बिलेटेड रिप्लाई फ्रॉम हिज सन, ठीक है। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, वैक्स्ड के साथ एट का प्रयोग होगा, किस प्रीपोजिशन का होगा, एट होगा। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ऑन द ईव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट सिविल लाइन हैज़ बीन कॉर्डोन्ड, ठीक है। तो इस प्रश्न में कॉर्डोन्ड के बाद जो प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, यही पूछ रहा है कि इसमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करना होगा, ठीक है। क्या इन का यूज़ होगा, फॉर का होगा, ऑफ का होगा या ऑफ का होगा, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए कि किसका होगा, कॉर्डेंट के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो कॉर्डेंट के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, किसका, ऑफ प्रीपोजिशन का। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही हैज़ ग्रेट एंटीपैथी डैश दोज हु आर हाइपोक्रेट्स। क्या बोल रहा है, ही हैज़ ग्रेट एंटीपैथी डैश दोज हु आर हाइपोक्रेट्स।
एंटीपैथी के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। टू, फॉर, इन या अगेंस्ट? अगर इस सेंटेंस में हम अगेंस्ट का यूज़ करते हैं तो वो क्या शो करेगा? तो वो पर्सन शो करेगा। क्या करेगा? पर्सन इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? पर्सन को। ठीक है, और अगर टू का यूज़ करेंगे तो क्या इंडिकेट करेगा? थिंग को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को देखने पर हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे थिंग की बात नहीं की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? पर्सन की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल है? अगेंस्ट प्रीपोजिशन जो है वो सुटेबल है, यानी अगेंस्ट प्रीपोजिशन, एंटीपैथी के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? अगेंस्ट। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? एवरी वन वॉज ग्रेटली एज्यूम्ड डैश हर इग्नोरेंस ऑफ सिंपल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इस जगह पे कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल है, किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जल्दी से लिख दीजिए। तो एज्यूम्ड के बाद किस प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है? एट का। किसका? एट का। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या आपका बन जा रहा है? एवरी वन वॉज ग्रेटली एज्यूम्ड एट हर इग्नोरेंस ऑफ सिंपल फैक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, हिंदी नहीं बता रही हूँ क्योंकि हर मीनिंग का आपको हिंदी बताना होगा। ठीक है, तो इंग्लिश का पेपर है तो इतना तो समझते हो कि किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एज्यूम मतलब भी जानते होंगे। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ही हैज़ नेवर विस्ड डैश एनी रिवार्ड ऑल्दो ही हैज़ सर्व्ड सफरिंग ह्यूमैनिटी थ्रू आउट हिज लाइफ। जल्दी से बता दीजिए कि विस्ट के बाद किस प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा और इस वर्ड ये सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, ये सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है और उस सेंटेंस के हिसाब से उस रिक्त स्थान पे किस प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि जब विस्ट रहता है तो उसके साथ हम किस प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है? सामान्यतः वहाँ फॉर का यूज़ किया जाता है। किस प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है? फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ही ऑलवेज डिफर डैश हिज फ्रेंड्स इन व्यूज़। क्या बोल रहा है? फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। ही ऑलवेज डिफर्स डैश हिज फ्रेंड्स इन व्यूज़, यानी डिफर्ड। यहाँ क्या बोल रहा है? डिफर के साथ कौन सा सुटेबल प्रीपोजिशन हम वहाँ फिल करें ताकि सेंटेंस जो हमारा कंप्लीट हो जाए और एक प्रॉपर और करेक्ट सेंस दे। ठीक है, तो क्या होगा? डिफर के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बता दो। तो बता देती हूँ कि डिफर के साथ विथ प्रीपोजिशन का भी यूज़ होता है और फ्रॉम प्रीपोजिशन का भी यूज़ होता है, दोनों होता है। ठीक है, जैसा कि मैं बताई कि अगर डिफर के साथ हम विथ यूज़ करते हैं तो वो किसको इंडिकेट करेगा? पर्सन को, और फ्रॉम किए तो थिंग को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कि ही ऑलवेज डिफर विथ हिज फ्रेंड्स इन व्यूज़। यहाँ पे क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी विथ होगा। ठीक है, डिफर के साथ क्या होगा? यहाँ पे विथ का प्रयोग होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके ग्रामर से रहने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके वोकैब सेक्शन से। वोकैबलरी जानते हो ना? देखो वोकैब सेक्शंस में क्या क्या आता है आपको मालूम होना चाहिए। मैं बहुत ही बार बता चुका हूँ, तो चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया, फिर आपका इडियम एंड फ्रेजेस हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपके वोकैब सेक्शंस में यानी वोकैबलरी सेक्शंस में आते हैं। ठीक है, और इनसे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, कॉमन एरर से है। और कॉमन एरर जो होता है ना वो ग्रामर का पार्ट होता है। ठीक है, यदि आप लोग का ग्रामर सही है तो आप लोग से एक भी गलती नहीं होगा। आपके एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो कॉमन एरर से पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे मैं करता हूँ, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द पीरियड बिटवीन 1980 to 19
90 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई हैंड। ठीक है, यदि सेंटेंस में आपको कोई एरर नहीं नज़र आता है तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एरर है तो आपको बताना है कि पार्ट ए वाले में एरर है या पार्ट बी वाले में एरर है या पार्ट सी वाले में एरर है। ठीक है, सॉरी पार्ट सी यहाँ तक है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो कैसे बताइएगा, तो देखिए द पीरियड, ये तो सही है ना। अब आइए पार्ट दूसरे वाले में, तो देखिए बिटवीन 1980 टू 90 वाज, है ना, यानी इस यहाँ पर हमको एरर दिख रहा है। कहाँ एरर दिख रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बिटवीन के साथ हमेशा एंड का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ टू की जगह जो है हम लोग को एंड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तब जाकर ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस, द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई हैंड। ठीक है, याद रखना। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। तो अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक सेंटेंस बनाइए। तो मेरे और श्याम के बीच किताबें बांटी गईं, तो कैसे बनाओगे आप लोग ट्रांसलेशन आता ही होगा ना आप लोग को। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाया आपको, मेरे और श्याम के बीच किताबें बांटी गई, तो आप लोग कैसे बनाओगे, बोलोगे बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूट, है ना, बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन मी एंड श्याम, बोलोगे ना। तो देखिए बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन मी एंड श्याम, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर बिटवीन के साथ क्या एंड का प्रयोग हुआ है ना, बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग हम लोगों ने किया है ना। तो याद रखना बिटवीन के साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं होगा, जो कि इस सेंटेंस में किया था। तो एरर जो है आपके पार्ट बी वाले में था, तो आप लोग इस पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर एक और एरर पूछ सकता था आप लोग, जैसे मैं ये सेंटेंस आपको बताया कि मेरे और श्याम के बीच किताबें बांटी गई, तो मैं कैसे बताया था, देखिए अच्छे से लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। बुक्स वर, इसको वर बोलते हैं। ठीक है, आप लोग वेयर पढ़ते हो ना, जो कि गलत है, इसका प्रोनाउंसिएशन वर होता है। तो बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मी एंड श्याम। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एरर दे सकता था आपको, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आपको मी की जगह ना आई दे देता। ठीक है, मान लो सेंटेंस यही दे देता आपको, बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मी एंड श्याम, है ना, यानी श्याम और मेरे बीच किताबें बांटी गई, तो यहाँ पर मी की जगह आई दे देता। ठीक है, आपको कॉमन एरर में, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। तो याद रखना बिटवीन से सेंटेंस हो ना, यानी बिटवीन सेंटेंस में हो, उसके बाद जो है कभी भी हम लोग याद रखिएगा कभी भी नॉमिनेटिव केस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई क्या है, मेरा नॉमिनेटिव केस है, तो आई का जो है ना ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है। इसी तरह ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, जल्दी से बताइए। ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो हिम होता है, ये चीज़ याद रखना। सी का क्या होता है, हर होता है। तो ये सब भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम, इज़ नॉट ही या नो एरर, यानी इस सेंटेंस में भी आपको कॉमन एरर बताना है। देखिए एरर का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी होगा कि एरर का मतलब होता है गलती, है ना, यानी इस सेंटेंस में कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलत दिया हुआ है, वही आपको बताना है। तो बताइए, ही इज़ नॉट द फास्टेस्ट बॉलर, यहाँ से लेकर यहाँ तक गलत दिया हुआ है सेंटेंस में, या फिर इन द इंडियन टीम यानी यहाँ से यहाँ तक गलत है, या फिर इज़ नॉट ही यानी यहाँ से यहाँ तक गलत है। यदि कोई भी आपको गलत नहीं नज़र आता है, आपको लगता है नहीं कि सेंटेंस पूरी तरह से सही है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से बताइए आपको कहाँ गलती नज़र आया है सेंटेंस में, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो देखिए जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन सी किया है ना वो सही है। तो याद रखिएगा इज़ नॉट ही जो है यहाँ पर एरर है। अब देखिए होना क्या चाहिए था, देखिए सेंटेंस जो है ना ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग आप लोगों ने पढ़ा होगा मैट्रिक में, आप लोग के गुरुजी होंगे वो पढ़ाए भी होंगे शायद। क्वेश्चन टैग हो गया है ना, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, रिमूवल ऑफ टू हो गया, ये सब आप पढ़े होंगे, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए ये सेंटेंस जो है ना पहले से ही निगेटिव है, यहाँ पर देख रहे हो ना, नकारात्मक वाक्य है यानी निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब जिस सेंटेंस में नॉट आ गया वो निगेटिव हो गया, है ना। तो ही इज़ नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम, ठीक है, तो इस सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। तो जब ये निगेटिव में हो गया तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग जो है ना, यानी क्वेश्चन टैग ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी इज़ ही होगा यहाँ पर, ठीक है।
समझ में आ गया? यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं होना चाहिए था क्योंकि सेंटेंस पहले से ही निगेटिव है। यहाँ पर क्वेश्चन टैग गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन टैग जो आपका होना चाहिए था वो क्या होगा? इज ही। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, अर्थ क्या हो गया? तो देखिए, ही इज़ नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम, यानी वह इंडियन टीम में तेज गेंदबाज नहीं है ना। चलिए फिर से इसका मतलब समझा देता हूँ। तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह भारतीय टीम में तेज गेंदबाज नहीं है ना। लास्ट में है ना जैसा शब्द जो है आना ही आना होगा, तभी आपको पता चलेगा वो क्वेश्चन टैग है। यदि क्वेश्चन टैग में पहला जो सेंटेंस है, यानी कहने का मतलब एक ही सेंटेंस है ये, यदि सेंटेंस जो है शुरू में ही निगेटिव हो गया है तो क्वेश्चन टैग में निगेटिव नहीं होगा, क्या होगा? इज ही होगा। समझ गए ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वेंट इनटू द बैंक एंड विड्रॉ सम मनी, है ना, या नो एरर। तो देखिए ये भी कॉमन एरर से है, तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पर एरर क्या है। यदि एरर नहीं है तो आप लोग आंसर डी दीजिएगा। तो जल्दी से बताइए, पार्ट ए में एरर है, पार्ट बी में एरर है, या पार्ट सी में एरर है, या नो एरर है? नो एरर होगा तो आपका आंसर जो है वो डी होना चाहिए। जल्दी से बताइएगा, सभी विद्यार्थी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको कहाँ एरर दिख रहा है? तो वेरी गुड, यानी यहाँ पर इनटू की जगह टू का प्रयोग होगा, ठीक है। यानी आई वेंट इनटू के स्थान पर हम लोग आई वेंट टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जब आप लोग शुरू में पढ़ते थे 10th में, तो जब ट्रांसलेशन आप लोग बनाते थे तो आपके टीचर या गुरुजी बोलते थे कि चलिए बनाइए, तो वह मार्केट गया, तो कैसे बनाते थे आप लोग? बनाते थे ना, ही वेंट टू मार्केट, ठीक है, ही वेंट टू मार्केट आप लोग बनाते थे ना। तो इसी तरह ये भी है, आई वेंट टू द बैंक एंड विड्रॉ सम मनी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है मतलब पार्ट ए में, इस क्वेश्चन में पार्ट ए में एरर था, ठीक है। तो आप लोग बनाते थे वह मार्केट गया, ही वेंट टू मार्केट। इसी तरह मैं आपको एक और सेंटेंस बोलूँ बनाने को, जैसे राम मेला गया, तो आप लोग कैसे बनाओगे? आप लोग बोलोगे राम वेंट टू फेयर, है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बेसिकली आपको ये याद रख लेना है कि वेंट के साथ जो है टू प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है, ठीक है। वेंट टू होता है, जैसे आई वेंट टू मार्केट, राम वेंट टू फेयर, ठीक है। तो वेंट के साथ हमेशा टू फिक्स प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है आपको जाइगेंटिक, ठीक है, इसका क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है कि विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी इसका बेस्ट जो है मीनिंग बताना है आपको, कि इसका बेस्ट मीनिंग क्या होगा जो इससे एकदम मिलता जुलता होगा, ठीक है। सिनोनिम्स का मतलब क्या हुआ? जो समान अर्थ रखता हो, ठीक है। तो देखिए शब्द जो है, वर्ड जो है दिया हुआ है क्या? जाइगेंटिक, ठीक है। आप लोग को प्रोनाउंसिएशन भी आना चाहिए, इसका उच्चारण करना भी आना चाहिए, क्योंकि आप लोग अच्छे से उच्चारण कीजिएगा वर्ड को, तभी आप लोग जो है उस वर्ड को हमेशा याद रख पाइएगा और सीख पाइएगा कि उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो शब्द जो है, वर्ड जो है क्या दिया हुआ है? जाइगेंटिक दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा पहले आप लोग? वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। तो देखिए जाइगेंटिक का मतलब क्या होता है? विशाल, है ना। विशाल कहने का मतलब अत्यधिक बड़ा, है ना, बहुत बड़ा है वो चीज़, मतलब हद से ज़्यादा, है ना। तो कहने का मतलब जाइगेंटिक का मतलब विशाल हो गया, अत्यधिक बड़ा हो गया, है ना। विशालकाय भी बोल सकते हो आप लोग। तो देखिए अब क्या होगा, अब देखिए, अब क्लोजल, क्लोजल का मतलब क्या होता है? तो जी हाँ, इसका मतलब भी होता है विशाल, है ना, अत्यधिक बड़ा, जो बहुत ही बड़ा हो अपने आप में। तो यही जो है इसका बेस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा। अब बात कर ले कलरफुल, तो ये तो होगा नहीं, कलरफुल का मतलब सभी लोग जानते हो आप लोग, क्या होता है? रंगीन होता है ना। ब्यूटीफुल भी नहीं होगा, क्योंकि ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। फंटेस्टिक, फंटेस्टिक का मतलब क्या होता है? शानदार, है ना। तो ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा हो ना? समझ में आ रहा है ना? देखिए ऐसे भी जो है आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। बट कब? जब आपके पास वर्ड पावर होगा, तब जो है आप लोग ये ट्रिक भी फॉलो कर सकते हो। यानी एलिमिनेशन मेथड भी जो है ना, यानी काट छाट कर हटाने वाला, ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। तो आपको ये चीज़ भी आना चाहिए, लेकिन ये चीज़ कब आएगा? जब आपके पास वर्ड पावर होगा, तब आप लोग सिनोनिम्स हो या एंटोनिम्स हो, मतलब एलिमिनेट करके भी हटा सकते हो। जैसे मान लो आपको पता है
कि जाइगेंटिक का मतलब तो कलरफुल तो होगा नहीं, क्योंकि कलरफुल तो भाई इसका मतलब क्या होता है, रंगीन होता है। तो आप लोग इस ऑप्शंस को इसी तरह काट दोगे। फिर आप लोग देखोगे नेक्स्ट जो है ब्यूटीफुल, तो ये भी नहीं होगा है ना, क्योंकि ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, तो इसको भी काट दोगे। फंटेस्टिक ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को पता है फंटेस्टिक का मतलब क्या होता है, शानदार होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या है, यही बचा ना, तो आप लोग ए पर ही टिक कर दोगे। तो आपको नहीं आते हुए भी, मान लो ये इसका मतलब और इसका मतलब नहीं पता है, फिर भी आप लोग यहाँ पर सही कर दिए। कैसे किए, क्योंकि आपको कलरफुल, ब्यूटीफुल और फंटेस्टिक इन तीनों का मतलब पता था। ठीक है, तो वर्ड्स पावर जो है आपके पास जितना अधिक होगा, आप लोग जितने वर्ड्स हैं अधिक से अधिक वर्ड्स को याद कीजिए, रटिए, डेली जो है रूटीन बना लीजिए, कम से कम 10 से 20 वर्ड जो है आप लोग डेली रटिए, तब जाकर आपका वोकैब का सेक्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो स्टबन है। ठीक है, इसका भी आपको सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, तो स्टबन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है आपके लिए। तो देखिए स्टबन का मतलब क्या होता है, जिद्दी, है ना, बोल सकते हो जिद्दी, अटल, है ना, अपनी बातों पर अड़िग रहने वाला। यानी वो टस से मस नहीं होगा भाई, इतना ना जिद्दी हो जाता है कि वो मतलब जो चीज़ ठान लेगा कि हमको ये करना है तो करना है, या जो चीज़ ठान लेगा कि हमको नहीं करना है वो नहीं करना है, यानी वो जिद्दी टाइप का होता है। ठीक है, वैसे तो गर्ल्स लोग इस सब मामलों में ज़्यादा आगे रहती हैं। ठीक है, यानी कभी कभी तो होता है ऐसे कि घर वालों लोगों से मतलब मुंह फुला लेती हैं सब, और बोलती हैं नहीं हम नहीं करेंगे ये काम। जैसे मम्मी बोल रही हैं बाबू बर्तन धोना है, बर्तन धो दो, तो नहीं हम नहीं करेंगे। अब किसी भी बात को लेकर वो जिद्दी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अपने ऊपर मत लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। चलिए देखिए, तो इसका अब आपको सिनोनिम्स बताना है, तो क्या होगा, टिमिड होगा जी नहीं, टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक होता है। एरोगेंट होगा जी बिल्कुल नहीं, एरोगेंट भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, घमंडी। तो यहाँ जिद्दी और घमंडी में जमीन आसमान का अंतर है। जिद्दी जो है वो अपनी अलग जगह पे है, घमंडी है वो मतलब अलग है। ठीक है, तो आप लोग इसको रिलेट मत कीजिएगा। एडमेंट होगा तो जी हाँ एडमेंट, एडमेंट का मतलब क्या होता है, अटल रहने वाला, अड़िग रहने वाला, है ना, अपनी बातों पर, इसको भी जिद्दी बोल सकते हो। एंग्री होगा जी बिल्कुल नहीं, एंग्री का मतलब क्या होता है, नाराज होना, गुस्सा होना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो आंसर होगा गाइज वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, आप लोग याद कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है, इनवेरिएबल दिया हुआ है, इसका भी आपको सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो पहले आप लोग इनवेरिएबल का सिनोनिम्स क्या होगा, यूजुअल होगा, यूनिवर्सल होगा, कांस्टेंट होगा, या सिमिलर होगा। तो वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है ना, तो वो सही है। तो याद रखिएगा इनवेरिएबल का मतलब क्या होता है, तो पहले आप लोग ये जानिए, इनवेरिएबल का मतलब होता है स्थिर, है ना, यानी बेबदल, जिसको बदला ना जा सके, है ना, यानी जो स्टेबल हो पूरी तरह से, है ना। तो कांस्टेंट जो है इसका सही मतलब हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब भी क्या होता है, स्थिर होता है, बेबदल होता है। आप लोग मैथ्स में भी पढ़े हो, मैथ्स में टीचर बोलते थे कि भाई इसको कांस्टेंट ले लो, है ना, यानी इसको एक स्थिर जगह ले लो, है ना। तो इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, और यूजुअल का मतलब क्या होता है, तो यूजुअल का मतलब प्रायः होता है। ठीक है, प्रायः। ठीक है, और यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक होता है, सार्वभौमिक। देखिए यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक का कहने का मतलब एकदम त्रिकाल, यानी त्रिकाल का मतलब हो गया कि जो तीनों कालों में चलता आ रहा हो, है ना, यानी पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, है ना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा यूनिवर्सल ट्रूथ। अच्छा बताइए, तो कितने स्टूडेंट यूनिवर्सल ट्रूथ पढ़े हैं, यानी इससे एक दो सेंटेंस बताइए जो यूनिवर्सल ट्रूथ के हों। यानी देखिए कहने का मतलब, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब कि कोई ऐसी घटना जो पास्ट में भी घटित हुई हो, है ना, पास्ट में भी वो घटना घटित हुई हो और प्रेजेंट में भी हो रहा हो और आने वाले फ्यूचर में भी होगा, है ना। यानी कहने का मतलब, अब देखिए एक सेंटेंस में आप लोग को बताता हूँ, सूर्य पूरब में उगता है। ठीक है, तो आज तो पूरब में उग रहा है ना, कल भी तो ये पूरब में ही उगा था, और आने वाले यानी आने वाले फ्यूचर में भी तो ये पूरब में ही उगेगा ना। तो ये क्या है, ये मेरा यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो कैसे बनाओगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज जो है वह पूरब में उगता है, समझ गए ना। और बात करें सिमिलर, तो सिमिलर तो होगा नहीं। ठीक है, सिमिलर का मतलब क्या होता है, जो एक ही समान का हो, है ना, सिमिलैरिटी रखता हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है इंडाइटमेंट, है ना, इंडाइटमेंट, इसका भी आपको सिनोनिम्स बताना है। ठीक है,
तो गाइज़ सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप ऐसी सीरीज इंग्लिश की और चाहते हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यदि आप लोग चाहते हो कि मैं ये सीरीज इंग्लिश का भी कंटिन्यू करूँ, जिससे आपको लग रहा है कि हाँ हमको फ़ायदा हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है इंडाइटमेंट, यानी जो वर्ड दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इंडाइटमेंट। तो इंडाइटमेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अभियोग, अभियोग लगाना, है ना। अभियोग लगाना कहने का मतलब किसी पे कंप्लेन करना, अभियोग लगाना, है ना, कंप्लेन करना, आरोप लगाना, ठीक है। तो इसी का आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। तो क्या रिवेलेशन होगा, जी नहीं, रिवेलेशन का मतलब क्या होता है, प्रकटीकरण, प्रकटीकरण होता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। तो क्या एक्विटल होगा, एक्विटल भी नहीं होगा। एक्विटल का मतलब क्या होता है, रिहा कर देना, ठीक है। यानी वो पहले से दोषी था, अब उसको रिहा कर दिया गया, यानी रिहा कर देना, दोष मुक्त कर देना बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो एक्विटल का मतलब क्या होता है, रिहा कर देना, दोष मुक्त कर देना। तो ये तो जस्ट इसका क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया। यहाँ पर उस पर आरोप लगाया जा रहा है, अभियोग लगाया जा रहा है, कंप्लेंट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्विटल का मतलब क्या हो जाएगा, रिहा कर देना, दोष मुक्त कर देना। ये तो एंटोनिम्स हो गया, लेकिन हमको बताना क्या है, सिनोनिम्स बताना है। तो रिफ्यूज़ल होगा, जी नहीं, रिफ्यूज़ल का मतलब क्या होता है, इनकार कर देना। तो क्या एक्यूसेशन होगा, जी हाँ, एक्यूसेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्यूसेशन का मतलब क्या होता है, एकदम कंप्लेंट करना, है ना, आरोप लगाना, उस पर अभियोग चलाना। तो इसका जो बेस्ट सिनोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा, एक्यूसेशंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिविलेशन मैं बताया, तो इसका क्या होता है, प्रकटीकरण होता है। अब एक पूछ लेता है रिवील, अच्छा रिवील का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग ये बताओ। मैं बहुत ही बार बता चुका हूँ, अब आप लोग का टेस्ट है। रिवील का मतलब क्या होता है, आप सभी स्टूडेंट को बताना है, रिवील का मतलब क्या होता है, रिवील का मतलब क्या होता है, रिवील का मतलब क्या होता है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। ये बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सिनोनिम्स पूछ लेता है या तो फिर एंटोनिम्स पूछ लेता है। तो रिवील का मतलब होता है प्रकट कर देना, ठीक है। अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा, कोई भी एक, इसका एंटोनिम्स तो बहुत सारा होगा, कोई भी एक बताओ तो क्या होगा। रिवील का एंटोनिम्स बताना है आप सभी को, इसका मतलब तो प्रकट होता है, ठीक है। अब आपको इसका एंटोनिम्स बताना है, यानी इसका जस्ट विलोम शब्द बताना है, तो क्या होगा जी, अप्रकट जैसा कुछ आप लोग बोलोगे, है ना, बोलोगे ना, तो क्या बोल सकते हो, हाइड बोल सकते हो, कंसील बोल सकते हो, जो कि बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है। कंसील का मतलब क्या होता है, छिपाना, है ना, अप्रकट। हाइड का मतलब क्या हो जाएगा, अप्रकट यानी छिपाना। तो याद रखना, रिवील जो है, कंसील, ये क्या है, ये एंटोनिम्स है। तो आप लोग ये रिवील और कंसील, ये दोनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है डलसेट, ठीक है। डलसेट का मतलब क्या होता है, आपको पहले ये जानना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसका आंसर कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। डलसेट का बेस्ट सिनोनिम्स क्या होगा, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे इसका, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट। डलसेट का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। तो देखिए, डलसेट का मतलब क्या होता है, एकदम मीठा, है ना, एकदम स्वीट बोल सकते हो। तो स्वीट तो है, वो दिया ही हुआ है, तो आपका स्वीट जो है इसका बेस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। देखिए, डल डल क्यों नहीं होगा, क्योंकि डल का मतलब क्या होता है, भोदा, है ना, अनाड़ी जिसको बोलते हैं ना, तो वही इस डल का मतलब होता है। हार्ड, हार्ड भी नहीं होगा, हार्ड का मतलब क्या होता है, कठोर, एकदम सख्त, ये भी नहीं होगा, है ना, लेकिन मतलब जानना भी जरूरी है आप सभी के लिए। साउर, साउर का मतलब क्या होता है, खट्टा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। क्वेश्चन है फीडिंग ऑन फूड मेड बर्थ ऑन प्लांट्स एंड फ्लेश, यानी कहने का मतलब है कि ईटिंग ऑल टाइप्स ऑफ फूड स्पेशली बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश, यानी कहने का मतलब वैसे जानवर जो कि हर तरह के फूड खाना पसंद करते हो, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर फ्लैश हो। प्लांट्स का मतलब पेड़ पौधे, फ्लैश का मतलब मांस, है ना। तो उनको क्या कहेंगे एक शब्द में, आपको यही बताना है। तो देखिए, कार्निवोरस कहेंगे, जी बिल्कुल नहीं। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, मांस भक्षी होता है, यानी ये जो है ना खाली मांस ही खाते रहते हैं, ठीक है। कार्निवोरस वाले जो जानवर होते हैं इनका मतलब ही होता है एनिमल दैट ईट मीट, है ना। यदि क्वेश्चन इस तरह से पूछता आपसे, एनिमल दैट ईट्स मीट,
ठीक है। यानी ऐसे एनिमल जो केवल मांस खाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, कार्निवरस कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लांट्स और फ्लेश यानी प्लांट्स एंड मीट दोनों का बात हुआ है ना। यानी ये ऐसे जानवर हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लेश यानी मांस भी खाते हैं, उनको क्या कहेंगे, तो कार्निवरस तो कहेंगे नहीं, क्योंकि कार्निवरस जो है ऐसे जानवर है जो केवल मीट खाते हैं, जो केवल फ्लेश खाते हैं। तो क्या ओमनीपोटेंट कहेंगे, जी नहीं। ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है, बोल सकते हो टोटल पावर एबल टू डू समथिंग, यानी उसके पास इतना ना पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है, यानी बोल सकते हो सर्वशक्तिमान है ना, सर्वशक्तिमान है। ठीक है, चलिए ये भी नहीं होगा। बात कर लेते हैं ओमनीवोरस का, तो जी हाँ ओमनीवोरस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओमनीवोरस का ही मतलब होता है कि ऐसे जानवर जो सभी तरह के फूड यानी प्लांट्स हो या फिर मीट हो, ठीक है, फ्लैश हो, वो सभी तरह के फूड जो है वो खा सकते हैं। तो ओमनीवोरस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं ऑप्टिमिस्ट की, तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग टू डू हैपन, यानी आशावादी इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट को आशावादी बोलते हैं। ये आपके स्पेलिंग एरर में पूछ लेता है, यानी मिस स्पेल्ड पूछता है ना, आपके एग्जाम्स में भी मिस स्पेल्ड पूछता है, देखिएगा, तो उसमें जो है ऑप्टिमिस्ट को गलत कर देगा। ऑप्टिमिस्ट गलत वर्ड दे देगा आपको, जैसे ऐसे दे देगा ऑप्टिमिस्ट, डबल एस दे देगा और बोलेगा कि आपको सही बताना है। तो आप लोग हमेशा याद कर लेना, ये वर्ड जो है ना ऑप्टिमिस्ट, ये पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इस वर्ड को भी अच्छे से रट जाइएगा। और इसका मतलब क्या होता है, आशावादी होता है, इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, आशावादी कहने का मतलब इससे भी, इसका भी अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछ देगा ए पर्सन, ठीक है, इसको भी नोट कर लो, ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग टू हैपन। कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ये एक्सपेक्ट करता है, ये उम्मीद करता है कि उसके साथ कुछ भी चीज़ होगा ना तो अच्छा ही होगा, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, वो आशावादी टाइप का व्यक्ति है ना, हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है, आशावादी टाइप का, ऑप्टिमिस्ट है। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब यही होता है। ठीक है, एक होता है पैसिमिस्ट। ठीक है, पैसिमिस्ट का देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा तो आप लोग एग्जाम में बहुत पछताइएगा, मैं गारंटी दे देता हूँ, क्योंकि ऑप्टिमिस्ट और पैसिमिस्टिक ये पूछ लेता है। पैसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, निराशावादी, है ना, इतना आप लोग याद कर लेना। ठीक है, पैसिमिस्टिक का मतलब निराशावादी हो गया, ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यदि आपको ऐसी सीरीज और चाहिए इंग्लिश की वीडियोज़ की, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस भी बताइएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है वन हु टॉक्स टू मच, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बात करता हो, उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, बताना है आपको। गैरुलस है, बोस्टफुल है, पोलीगैमी है, ग्लूटन है, जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों। वन हु टॉक्स टू मच यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा बोलता हो, बक बक करता हो, उसको क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है गैरुलस, वो सही है। तो याद रखिएगा, वन हु टॉक्स टू मच, उसको क्या कहा जाएगा, गैरुलस कहा जाएगा, है ना, बहुत ही बातचीत करने वाला व्यक्ति। एक और इसका वर्ड है, ठीक है, कभी कभी गैरुलस ना देकर आपको टॉकेटिव दे देगा। ठीक है, टॉकेटिव, तो आप लोग इसको इस पे भी राइट आंसर कर सकते हो। अगर गैरुलस ना दिया हो तो टॉकेटिव जरूर देगा। ठीक है, क्योंकि यही दो जो हैं मोस्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, गैरुलस और टॉकेटिव। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बोस्टफुल के बारे में। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है शोइंग टू मच प्राइड, शोइंग टू मच प्राइड, यानी कहने का मतलब, इसका मतलब ये हो जाएगा ना, एक तरह से बोल सकते हो घमंडी है, वो ज़्यादा शो ऑफ करता है, शोइंग टू मच प्राइड। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछता वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में कि वन हु टॉक्स टू मच अबाउट वन सेल्फ, यहाँ पर अबाउट वन सेल्फ यदि ऐड कर देता ना, तब आपका आंसर जो है बोस्टफुल हो जाता। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछता वन हु टॉक्स टू मच अबाउट वन सेल्फ, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ही बारे में बहुत ही ज़्यादा बोलता हो, ठीक है, अपनी ही तारीफ करेगा वो, तो मतलब अपने ही बारे में
मतलब बोलेगा अपने ही बारे में तो अपने ही ना तारीफ़ करेगा, ऐसा थोड़ी है कि अपने बारे में निगेटिव बोलेगा, जी नहीं। तो वन हु टॉक्स टू मच अबाउट वन सेल्फ, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने ही बारे में बहुत कुछ बोलता हो, उसको क्या बोलेंगे, घमंडी टाइप का बोलेंगे, है ना, थोड़ा शो ऑफ कर रहा है वो, मतलब बोलते नहीं है देखो कितना शो ऑफ करता है, दिखाता है, तो उसको बोस्टफुल कहेंगे, ठीक है, समझ गया ना। या एरोगेंट भी कह सकते हैं, अभी मैं बताया था ना एरोगेंट का मतलब क्या होता है, घमंडी होता है, तो ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लेना। चलिए देखते हैं पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है, तो पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुपत्नी प्रथा, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक से अधिक पत्नी हो, जिसकी एक से अधिक पत्नी हो, उसको क्या कहेंगे, पॉलीगैमी कहेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन इससे भी पूछता है आपसे, ठीक है, पॉलीगैमी से भी पूछेगा तो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, द कस्टम, ठीक है, ध्यान से नोट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आज की इस वीडियो में। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम, यानी द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय में एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा को क्या कहते हैं, तो पॉलीगैमी कहते हैं, यानी बहुपत्नी प्रथा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्लूटन की। तो ग्लूटन का मतलब तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, किसको कहा जाता है जी, वन हु ईट्स टू मच, यानी कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि काफ़ी ज़्यादा खाता हो, है ना, वन हु ईट्स टू मच, उसको क्या कहेंगे, पेटू बोलते हो ना आप लोग, हिंदी में तो पेटू बोलते हो, इंग्लिश में क्या बोलोगे, ग्लूटन बोलोगे, ग्लूटन, है ना, ग्लूटन, यानी वन हु ईट्स टू मच, उसको क्या बोलेंगे, ग्लूटन बोलेंगे, हिंदी में पेटू कहा जाता है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, यदि वीडियो पसंद आई हो और इस टाइप की वीडियो और चाहिए आपको, आप लोग चाहते हो कि मैं इंग्लिश का भी सीरीज कंटिन्यू करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।